नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि नेशनल सेमिनार कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित है जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और बैठक भी करते हुए दिखाई देंगे। बड़ी खबर, 5 फरवरी को संत रविदास की जयंती कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरा होगा। और आपको बता दें कि आज नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। नेशनल सेमिनार कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित है जिनमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ साथ सीएम योगी बैठक भी करते हुए दिखाई देंगे। और 5 फरवरी को संत रविदास की जयंती कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी दौरे से जुड़ी हुई। एक के बाद एक कवायद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। नेशनल सेमिनार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। सेमिनार के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं आज वाराणसी में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। संतोष, क्योंकि ये बड़ी खबर, वाराणसी दौरे पर 2 दिन के लिए 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ मायने निकाले जाए इस दौरे से? आज जहां एक विद्यालय या ये कहा जाए कॉलेज के फंक्शन में भाग लेंगे, जहां पे फार्मेसी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होगा, फार्मेसी से जुड़े हुए लोगों की उपस्थिति होगी। दूसरी ओर यदि आज देर रात शाम की बात करें तो देर शाम G20 के साथ साथ विकास योजनाओं और खास करके राष्ट्रपति का जो आगमन है, उस राष्ट्रपति के आगमन की समीक्षा बैठक करेंगे। समझा जा सकता है समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था और यातायात, इन विषयों पर भी न केवल बातें होंगी बल्कि इन चीजों पर दिशा निर्देश भी देने की पूरे उम्मीद है। यदि कल की बात करें तो निश्चित तौर पे कल सुबह सवेरे रविदास जयंती है और रविदास जयंती में लोगों का या ये कहा जाए कि पंजाब और पंजाब के क्षेत्रों का एक बड़ा जमावड़ा बनारस में होता है। और लोग अपने गुरु के स्थान पे न केवल पूजन दर्शन करने आते हैं बल्कि वहां पे शीश नवा के तमाम ढंग की अपनी शुभकामनाओं को प्रकट करते हैं और उसकी चाह रखते हैं। समझा जा सकता है इस मौके पे खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे और मुख्यमंत्री आने के बाद वो भी शीश नवाएंगे। मायने की बात यदि किया जाए तो समझा जा सकता है ये चुनावी वर्ष है और पंजाब जो है वो बीजेपी का अभी तक गढ़ नहीं बन पाया है। ये कहा जाए कि वहां पे अपनी पैठ थोड़ी सी इनकी कमजोर है। तो इन चीजों के मद्देनजर भी देखा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक समीकरण या ये राजनीति को अपने साधने के लिए, वोटरों को साधने के लिए एक अच्छा स्थान होगा, क्योंकि लगभग लाखों की संख्या में या यूं कहे कि करीब 3 लाख लोग पंजाब से बनारस पहुंचते हैं। और पूरा एरिया या सिर गोवर्धन के क्षेत्र को यदि कहा जाए तो पूरी तरीके से मिनी पंजाब के रूप में ले लिया जाता है। महीनों पहले इसकी तैयारी होती है और यही नहीं, पूरी शिद्दत से यहाँ पे लोग दर्शन पूजन करते हैं। ऐसे मौके पे यदि देखा जाए, पिछले बात तक की जाए पिछले सालों की, तो तमाम नेतागण यहाँ पे न केवल पहुंचते हैं बल्कि अपनी राजनीतिक गतिविधियों को भी वहां पे साधने का कोई गुरेज नहीं करते हैं। यदि कल की बात की जाए तो जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि अभी प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन उम्मीद पूरी तरीके से रखा जा रहा है कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों की भी कल दरबार में उपस्थिति होगी, माथा टेकेंगे। तो समझा जा सकता है कि यदि, जैसा कि आपका प्रश्न था, क्या मायने रखते हैं, तो इस रविदास जयंती के माध्यम से लोगों को साधने के लिए, वोटरों को साधने के लिए एक अच्छा अवसर मिलता है। और यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ आने से गुरेज नहीं करता है और आके पूरे शिद्दत से न केवल पूजन दर्शन करता है बल्कि वहां के लंगर में भी भाग लेता है। जी संतोष, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि राजनीतिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए बैठक का भी आयोजन किया गया है। G20 की भी अगर हम बात करें तो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसके मद्देनजर यूपी के लिए बड़ी कवायद ये मानी जा रही है। बैठक में कौन कौन शामिल होगा और क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, जरा उस पर गौर फरमाइए।
देखिए, निश्चित तौर पे G20 का बैठक बनारस के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 6 अलग-अलग जगहों पे इनकी बैठक होगी और इस 6 जगहों के बैठक में शहर के यातायात व्यवस्था, सुंदरीकरण या फिर ये कहा जाए कि मूलभूत परिवर्तन की भी कवायद जारी है। अब इस मूलभूत परिवर्तन के लिए निश्चित तौर पे यहाँ के जो स्थानीय डिपार्टमेंट हैं, स्थानीय विभाग है, उनका समन्वय और उनके अधिकारी या ये कहा जाए कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर अपने बातों को कहना और उनकी बातों को, उनकी परेशानियों को सुन के उसे समाधान देना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और शायद इस बैठक के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से यही करने का प्रयास किया जा रहा है। हर मीटिंग में अलग-अलग विभाग के अधिकारियों को और उनके मंत्रालयों को न केवल निर्देश दिया ठीक है। जाता है, बल्कि उनसे ये भी जाना जाता है कि आखिर किन वजहों से शहर को और सुंदर बनाया जा सकता है। G20 के इस कार्यक्रम को और सफलतम रूप दिया जा ठीक सकता है। है और सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये कि निश्चित तौर पे लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि बनारस भी बदल रहा है और बनारस में भी वो संभावनाएं हैं जिस संभावनाओं को ढूंढना चाहिए और उस संभावनाओं के लिए लोग लगातार इंतजार भी कर रहे हैं। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संतोष। अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। वीजा एप्लीकेशन सेंटर का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे 5 कालिदास मार्ग पर यह आयोजन किया गया है कार्यक्रम का, जिसमें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, उद्घाटन कार्यक्रम में खुद शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे 5 कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए। नीलेश, क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, वीजा एप्लीकेशन सेंटर का आज उद्घाटन होना है, किन मायनों में ये महत्वपूर्ण खबर और वीजा एप्लीकेशन सेंटर के जरिए अब लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिल पाएंगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लखनऊ में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके द्वारा वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। दोपहर 11 बजे इस कार्यक्रम को रखा गया है। अगर हम बात करें वीजा एप्लीकेशन सेंटर से, तो ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, किंगडम ऑफ साउथ अरेबिया, साथ ही साथ माल्टा जैसे देशों में जाने के लिए जो वीजा अप्लाई करने के लिए लोग परेशान होते थे, दिल्ली जाकर उनको तमाम दूतावासों के चक्कर लगाने पड़ते थे, काफी इसमें पैसा और समय की बर्बादी होती थी, जिसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके बाद आज 5 कालिदास से इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक है सरोजिनी नगर से, उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो काफी बड़ा ये कार्यक्रम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए ये बेहतर एप्लीकेशन होगा जो उत्तर प्रदेश से इन तमाम देशों के लिए यात्रा करते हैं, घूमने जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं या फिर व्यवसाय के लिए जाते हैं। 9 फरवरी से जो है एप्लीकेशन पूरी तरीके से काम करना शुरू हो जाएगी और आलमबाग बस टर्मिनल पर इसका जो है सेंटर बनाया गया है, जो प्रथम तल पर बना है। कहीं ना कहीं इनसे तमाम लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है। अगर हम ट्रेवल एजेंसियों की बात करें जो विदेशों में जाने के लिए वीजा अप्लाई करने के लिए लोगों के लिए प्राथमिकता देती थी, उन एजेंसियों की अगर हम बात करें तो उन एजेंसियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश से हर महीने लाखों की तादाद में लोग जो है इन देशों की यात्रा करते हैं। ऐसे में इनको पहले दिल्ली जाकर तमाम दूतावासों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वो चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लखनऊ से ही इनको सीधा इन देशों के लिए जाने के लिए वीजा मिल जाएगा। तो ऐसे में नीलेश, क्योंकि आज जो कार्यक्रम रखा गया है, उद्घाटन कार्यक्रम में कौन कौन शिरकत और कर सकता है, कोई पदाधिकारी भी इसमें मौजूद हो सकते हैं? और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज वाराणसी दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ निकलने वाले हैं, क्या कुछ समय रहेगा, कब वो निकलेंगे लखनऊ से वाराणसी के लिए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो लखनऊ में वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन होना है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ तमाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्रीगण है वो मौजूद रह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी के दौरे की बात करें तो दोपहर के बाद वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे और वाराणसी में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और जहां पर वो
जो वहाँ वाराणसी के अधिकारी हैं, जननेता हैं, उनके साथ वो समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नेशनल सेमिनार का आयोजन वाराणसी में हो रहा है, जिसका आज जो है समापन है। समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। अगर नेशनल सेमिनार की बात करें तो तमाम मुद्दों को इस सेमिनार में उठाया गया है, चाहे वो चिकित्सा से जुड़ा मुद्दा हो, शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश के सामंजस्य दूसरे प्रदेशों में कैसे बेहतर हो, कैसे बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर सेमिनार का जो है आयोजन वाराणसी में किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो 2 दिवसीय दौरा है और आज रात्रि विश्राम भी वो काशी विश्वनाथ में ही करेंगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कल के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो संत रविदास की कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। साथ ही साथ तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर कितना प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में होने वाले G20 समिट और इन्वेस्टर समिट की व्यवस्थाओं को कैसे रखा गया है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां पर G20 और इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम होने उसमें वाराणसी भी आता है, तो ऐसे में वहां तमाम अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 2 दिवसीय जब दौरा खत्म होगा तो वापस वो लखनऊ आ जाएंगे और लखनऊ में भी तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वह प्रदेश में सभी अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, फोन कॉल रिसीव करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव संसदीय कार्य JP सिंह द्वितीय ने जारी किए हैं ये निर्देश। बड़ी खबर, प्रदेश में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कॉल रिसीव किया जाए त्वरित, यदि किसी की कोई शिकायत है उसका निस्तारण किया जाए, जनप्रतिनिधियों की फोन कॉल तत्काल रिसीव की जाए। सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों समेत सभी जिलाधिकारियों को पत्र के जरिए ये निर्देश दिए गए हैं। सदस्यों के प्रति शिष्टाचार प्रोटोकॉल का पालन करने के आदेश दिए गए हैं और निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर कड़ी और सख्त कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, क्योंकि ये बड़ी खबर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की और CM योगी आदित्यनाथ की ये नजर रहती है कि किस तरह से अधिकारियों को और ज्यादा अलर्ट बनाया जाए, प्रदेश में कानून व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। और ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं क्योंकि सारे अधिकारियों को बोला गया है कि फोन कॉल रिसीव कीजिए किसी भी कीमत पर, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनप्रतिनिधियों ने लगातार ये शिकायतें की हैं कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव हो या फिर अपर मुख्य सचिव हो, उसके अलावा DGP हो, मंडलायुक्त हो, जिलाधिकारी हो, वो समय पर फोन नहीं उठाते हैं। जब जनप्रतिनिधि किसी समस्या या योजना को लेकर इनको फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाया जाता है। जिसके बाद ये कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव संसदीय कार्य ने ये निर्देश जारी किए कि उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को अपना फोन, जो जनप्रतिनिधि फोन करते हैं उनको रिसीव करना होगा। अगर वो किसी बैठक में है या फिर किसी कार्यक्रम में है तो कार्यक्रम के बाद जो है जनप्रतिनिधियों को कॉल बैक करेंगे। ऐसा न करने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की जाएगी और सूची तैयार करने के बाद जो है विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएगी। क्योंकि जनप्रतिनिधियों का साफ तौर पे कई बार आरोप रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले के जो चाहे जिलाधिकारी हो, जिले के पुलिस कप्तान हो, वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के कॉल को अवॉइड कर रहे थे, जिसको लेकर ये बड़े निर्देश जारी किए गए हैं और निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के भी आदेश जारी किए गए हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो ये कहा गया था, आरोप लगाए गए थे कि उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी हैं जो फोन नहीं उठाते, अब कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि क्या इतने कड़े निर्देश जारी होने के बाद जो अधिकारी हैं वो अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाते हैं या फिर जनप्रतिनिधियों के जो आरोप थे कि समय पर अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं और फोन उठाते हैं तो जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसे में वो अधिकारी किस तरीके से काम करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी के पूर्व DGP पर बनेगी वेब सीरीज। पूर्व DGP OP सिंह पर वेब सीरीज बनाई जाएगी। भौकाल सीरीज IPS नवनीत सिकेरा के जीवन पर आधारित थी। पूर्व DGP पर अब भूचाल वेब सीरीज बनेगी। OP सिंह के लखीमपुर पोस्टिंग के दौरान दिखाए जाएंगे दृश्य।
ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व डीजीपी ओपी सिंह पर वेब सीरीज बनाई जाएगी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, क्योंकि यूपी के पूर्व डीजीपी पर वेब सीरीज बनाने की तैयारी है, क्या कुछ इस वेब सीरीज में केंद्रित रहेगा और क्या कुछ दर्शाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कि यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह पर वेब सीरीज बनाने के जो है बातें सामने आई हैं, जिसमें अगर हम जतिन वागले, जिन्होंने इससे पहले भौकाल वेब सीरीज बनाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में तैनात आईपीएस नवनीत टिकेजा के जीवन पर आधारित वेब सीरीज थी। वो काफी हिट वेब सीरीज मानी गई थी, जिसके 2 पार्ट निकाले गए थे। उसके बाद अब ओपी सिंह पर एक वेब सीरीज बनाने के लिए जतिन वागले आगे आए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह पर एक वेब सीरीज बनाई जाएगी और उस वेब सीरीज में ओपी सिंह ने लखीमपुर में किस तरीके से काम किया, किस तरीके से क्राइम कंट्रोल करने का काम किया, अपराधियों को पकड़ने का काम किया, उन तमाम चीजों को दिखाया जाएगा। उसके अलावा इस वेब सीरीज का नाम भी भौकाल से मिलता जुलता बताया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब पूर्व डीजीपी ओपी सिंह पोस्टेड थे लखीमपुर में, उस दौरान की झलकियां इस वेब सीरीज में देखने को मिलेंगी। और लोकेशन के बारे की अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर लोकेशन भी देखी गई हैं जहां पर ये वेब सीरीज शूट होगी। कहीं ना कहीं भौकाल के अपार सफलता के बाद जब इस बार जो है नई वेब सीरीज बनाने का काम किया जाएगा तो उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी के जीवन की किस्सों को चुना गया है और उन किस्सों की झलकियां इस वेब सीरीज में देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भौकाल के बाद जो है अब इस वेब सीरीज की अगर हम बात कर लें तो इसका भी नाम जो है भौकाल से मिलता जुलता हुआ रखा गया है। अब देखना होगा कि कब तक इस वेब सीरीज का जो है शूटिंग उत्तर प्रदेश में शुरू होती है, कब तक जो है ये बनकर तैयार होगी, कब इसको रिलीज किया जाएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको दिखाने के लिए तमाम जो वेब सीरीज बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो जतिन वागले हों या दूसरे निर्देशक निर्माता हों, वो उत्तर प्रदेश के आईपीएसओं को चुन रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कामों को चुन रहे हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि कैसे एक आईपीएस ने अपनी जीवन की कहानी शुरू की थी, कैसे एक आईपीएस ने गुंडे माफियाओं पर लगाम लगाने का काम किया था। तो उन तमाम चीजों को इन वेब सीरीजों में दिखाने का काम किया जा रहा है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का एक पूर्व आईपीएस चर्चा में है जिसको डीजीपी ओपी सिंह के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर भी वेब सीरीज बनाई जाएगी जिसका नाम बताया जा रहा है कि भूचाल होगा। अब देखना होगा कब तक इसका जो है शूटिंग शुरू होती, कब तक ये रिलीज हो पाएगी। ठीक है नीलेश, भूचाल अब वेब सीरीज बनाई जाएगी पूर्व डीजीपी पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नगर विकास मंत्री एके शर्मा का आज आगरा दौरा है। G20 समिट की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि जलकल की योजनाओं की समीक्षा भी करते हुए दिखाई देंगे। नगर विकास विभाग के काम भी देखेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आगरा से कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कृष्णा, क्योंकि आज ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि कई G20 के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण दौरा मंत्री एके शर्मा का, और क्या कुछ इस दौरान होगा, कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा? बिल्कुल रितु जी, मैं आपको बता दूं आज आगरा में एके शर्मा जी का आज दौरा है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कल निर्धारित किया गया है। उससे एक दिन पहले आज विकास मंत्री जो एके शर्मा ताजनगरी पहुंचेंगे और आज बताया जा रहा है कि आज G20 की तैयारी को लेकर भी जायजा भी लिया जाएगा और नगर निगम और जलकल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। क्योंकि आज G20 का बैठक की जो तैयारी हो रही है उसको लेकर भी आज यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है उसको लेकर आज कई विषयों पर चर्चा होगी। कल 5 फरवरी को एक मलिन बस्ती का निरीक्षण भी करने की बात बताई जा रही है, क्योंकि आगरा मेट्रो रेल भूमिगत स्टेशन जो बनाया जा रहा है उसको लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर उसका वो भी करेंगे। उसको लेकर यहाँ आज एके शर्मा जो पहुंचेंगे तो नगर निगम के अधिकारी और जलकल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे। और कोई क्योंकि 11 और 12 तारीख को एक G20 के विदेशी मेहमानों के साथ बैठक भी होनी है जिसको लेकर आज चर्चा भी होनी है। तो कई महत्वपूर्ण बैठक है, महत्वपूर्ण चर्चाएं रहेंगी। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एके शर्मा जो मंत्री जी हैं आगरा के प्रभारी भी हैं।
जिसके चलते आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक G20 के कार्यों को लेकर होगी, क्योंकि विदेशी मेहमानों की उसमें जो बैठक होनी है उसमें कोई कमी न रहे, क्योंकि पूरी तरह से पूरा बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है और उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कृष्णा। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज दौरा है, बरेली और मुरादाबाद जाएंगे अखिलेश यादव। बरेली में पूर्व सपा विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के बेटे के विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बरेली के बाद मुरादाबाद जाएंगे अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष और एक निजी शादी समारोह में शामिल होंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बरेली और मुरादाबाद दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस वक्त हलचल देखी जा रही है, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा आज बरेली मुरादाबाद का एमएलसी चुनाव में मिली हार पर समीक्षा करते हुए बरेली में नजर आएंगे, जिसके बाद मुरादाबाद जाएंगे अखिलेश यादव। एक निजी शादी समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है समय, तकरीबन 1 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए अयाज खान। अयाज, जिस तरह से ये खबर सामने आई है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरे से जुड़ी हुई, जिसमें कि बरेली और मुरादाबाद के दौरे पर पहुंच रहे अखिलेश यादव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एमएलसी चुनाव में मिली हार की समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे और 2024 के ऊपर फिलहाल सपा की जो नजर है उस पर क्या कुछ कवायद करते हुए दिखाई देंगे? जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 जिलों के दौरे पे आ रहे हैं। यहाँ 11-15 पे बरेली पहुंचेंगे, निजी विमान से पहुंचेंगे। तो इसमें अहम बात ये है कि मुरादाबाद में एक शादी में शिरकत भी करना है। खास बात ये रहेगी कि उनकी एमएलसी चुनाव की समीक्षा करेंगे और जो 24 का चुनाव आ रहा है उसको लेकर के रणनीति बनाएंगे। जिस तरीके से मायावती जमीन पे उतरकर अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी जिलाध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष हैं, उनको जमीन पे उतर के गांव भेजने की कोशिश कर रही, चौपाल लगाने की बात कही है। अब देखना होगा अखिलेश यादव भी उस रणनीति पे आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों से मिलें, अपने नेताओं से मिलकर के कह रहे हैं कि लोगों से जाएं। उसमें खास बात ये है कि जो यहाँ के विधायक हैं, नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जनता से कोई बात नहीं होगी। पार्टी पदाधिकारी विधायकों से बात करेंगे और रणनीति बनाएंगे। और समीक्षा बैठक अहम तो ये रहेगी कि एमएलसी चुनाव नजदीक है, हारे हैं, अभी नजदीकी हारे हैं और कई ऐसी बातें हैं जिसको उनसे बात की जाएगी और 24 की रणनीति बनाई जाएगी। उसमें समीक्षा में ये होगा कि चुनाव नजदीक से पहले हारना सपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब ये चुनाव करीब है, अब उसको लेकर के 2 चुनाव है, 24 का भी चुनाव है और अब नगर निकाय चुनाव भी नजदीक होने की बात की जा रही है। तो उसको लेकर के जो भी नेता हैं, विधायक हैं, उनसे बात की जाएगी। उन्हें क्या टिप्स देते हैं, किस तरीके की बात करते हैं, क्या क्षेत्र में जाकर लोगों से नई रणनीति के बारे में बताएंगे, कैसे चुनाव, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, किस तरीके से मुकाबला किया जाएगा, 24 का बड़ा चुनाव है, उसको लेकर के अहम बातें कुछ ऐसी हैं जो उनसे बात करेंगे। फिर हम उनसे जानने की हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन कहा गया है कि मीडिया से बात करने के लिए उन्होंने अभी मना किया है, लेकिन हो सकता है कि बात हमारी हो जाए। तो अगर बात करने की कोशिश, तो उनसे कुछ अहम बातों पे भी हम बात करने की, जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो यहाँ 11-15 पे यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ से कुछ देर रुकने के बाद, नेताओं से मिलने के बाद मुरादाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर 3:30 पे वहां से वापसी करेंगे और मुरादाबाद में कई शादी में मिलेंगे और उसके बाद स्थानीय नेताओं से वहां भी समीक्षा बैठक होगी, क्योंकि यहाँ एमएलसी चुनाव का बड़ा माना जा रहा था। पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई ऐसे नेता थे जो यहाँ आकर के प्रचार किया था और लोगों से अपील की थी कि शिक्षा वर्ग ऐसा है जो उसने वोट किया था इसमें एमएलसी चुनाव में, जब वो सपा को सहयोग नहीं कर पाया तो उसमें कई ऐसी रणनीति जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक वर्ग को या जो पढ़े लिखा वर्ग है उसको कैसे लुभाया जाए, कैसे अपनी बात उस तक पहुंचाई जाए जो
जिससे हम यहाँ पे जीत हासिल करके आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकें। कुछ रणनीतियाँ ऐसी बनाएँगे। अब ये देखना होगा सपा किस तरीके से अपना आगे का प्लान बनाती है, क्या ज़मीन पे उतर के क लड़ा जाएगा, क्या विरोध प्रदर्शन कुछ ऐसे होते हैं जिसको आगे जनता के हक की बात की जाएगी या नहीं। फिलहाल तो सपा के जो बात चल रही है उसको लेके हमारे कुछ नेताओं से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ज़मीन पर उतरने की कुछ ऐसी रणनीति बनाने की तैयारी चल रही है जिसको लेकर के जनता से डायरेक्ट मिला जा सके, अपनी बात उनसे रखी जा सके, अपने को अहम मुद्दे हैं जो उनको बताए जा सकें, जिससे हमें अयाज, वोट दिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इस दौरे से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज वहीं मेरठ से बड़ी खबर, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई की रेड मिली है। मेरठ से वायरल हो रहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट, तुर्की से विदेश मंत्रालय और पीएमओ को आई ईमेल आई, जिसके बाद अब ये कवायद की गई है। यूपी में सबसे ज्यादा साइबर पोर्नोग्राफी के मामले देखे गए हैं, दर्ज किए गए हैं। बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम में 400% इजाफा हुआ है। यूपी में सबसे अधिक साइबर पोर्नोग्राफी के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। खास बात यह कि 400% इजाफा साइबर क्राइम में बच्चों के खिलाफ सामने आया है। तुर्की से विदेश मंत्रालय और पीएमओ को ईमेल आई थी, जिसके बाद ये कवायद की गई है। मेरठ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई की रेड देखी गई है। मेरठ से वायरल हो रहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट, जिसके बाद तुर्की से विदेश मंत्रालय और पीएमओ को ईमेल आई और ये बड़ी कार्रवाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई की रेड देखी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1।